हेलो स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रीपोजिशन सीरीज की चौथी वीडियो। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं, तो अगर आप उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, तभी ये वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो सीरीज चल रही है ये 50 मार्क्स और 100 मार्क्स दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, क्योंकि प्रीपोजिशन दोनों के सिलेबस में है। ठीक है, और 4 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाएंगे। और मैं बता दूं, ये साइंस फैकल्टी या फिर आप कॉमर्स फैकल्टी के हों या फिर आर्ट्स फैकल्टी के हों, तीनों फैकल्टी के लिए ये सीरीज आप लोगों के लिए यूजफुल है। और ये जो वीडियो लाई जा रही है ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बता दूं, आज टाइपिंग स्टाइल में नहीं है, लिखा हुआ स्टाइल में है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ हिंदी भी लिखना था हमें और आपको समझाना था। तो इसलिए चलिए देख लेते हैं। पहला जो है, आज कुछ ऐसे वर्ब को लेकर आया हूँ जो अपना प्रीपोजिशन लेते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, वो जो 3 वीडियो पहले मैंने आपको दिया है उन तीनों वीडियो से सबसे ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो है। पता है क्यों? क्योंकि सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन के प्रयोग पे नहीं पूछे जाते, आपको ये पूछ दिए जाते हैं कि कौन से वर्ब किस तरह के प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, या कहने का मतलब ये कि कौन से वर्ब अपना प्रीपोजिशन कंडीशन में कौन से प्रीपोजिशन को लेते हैं। तो यहाँ पे हम 20 ऐसे वर्ब को पिकअप किए हैं, जिसमें से 8 से 10 ऐसे वर्ब हैं जो आपके एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में 2009 से लेकर 18 तक एग्ज़ाम जो हुए थे उसमें बहुतों बार पूछे गए हैं, और 10 ऐसे वर्ब मैं डाल रखा हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो पहला एक फ्रेजल वर्ब है, वो है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत हो जाना। अगर आप किसी चीज़ को लेकर डरे हुए होते हो तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हो। और एक बात और, मैंने आप लोगों के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब की भी सीरीज चलवा चुका हूं। तो अगर आप 100 ऐसे जो ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब है वो वाला भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च कर लीजिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब बाय बीरबल प्रसाद सर, और वो सारे वीडियो को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप ये देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को। कहता है अफ्रीड के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा, गाइज ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में क्या होगा ना कि अफ्रीड वर्ड दिया हुआ रहेगा और उसके बाद खाली स्थान होंगे और 4 ऑप्शन होंगे और पूछेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। तो आपको याद रखना है कि अफ्रीड के बाद जो प्रीपोजिशन आते हैं वो ऑफ आता है, अफ्रीड ऑफ होता है, जिसका मतलब होता है भयभीत होना। और यहाँ पे मैं एक सेंटेंस देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग, वह कुत्ता से भयभीत है, डरा हुआ है। और एक बात और बता दूं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा प्रीपोजिशन की, कल करवा दूंगा। आज पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको कैसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो मैं कल करवा दूंगा। क्लियर? तो चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर जो आपका पॉइंट याद रखना है, एस्टोनिश्ड के बाद एट का प्रयोग होता है। अगर कोई भी सेंटेंस में एस्टोनिश्ड दिया हुआ है और उसके बाद खाली स्थान है और प्रीपोजिशन भरने के लिए कहा गया है, तो उस जगह पे आप एट का प्रयोग करिएगा। इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही वाज एस्टोनिश्ड एट द साइज ऑफ द फिश, मतलब वह मछली के साइज को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बहुत बड़ा साइज होगा इसलिए वह आश्चर्यचकित हो गया। तो चलिए तीसरा देखते हैं, बी बेयर ऑफ। आपके एग्जाम में क्या करेगा ना कि बी बेयर लिखकर खाली स्थान देगा और आपसे पूछेगा कि कौन प्रीपोजिशन यहाँ पे आएंगे। तो आपको याद रखना है बी बेयर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, जिसका मतलब होता है सावधान होना, सचेत होना। आप अपने फ्रेंड को ऐसे बोलते हो ना कि कुत्ते से सावधान रहना, इस गली में बहुत कुत्ते रहते हैं, तो बी बेयर ऑफ डॉग्स ऐसे आप बोल सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, जो इसके नेक्स्ट है वो है ब्रस्ट इनटू टीयर्स।
ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर में आपको समझा रहा हूँ। ब्रस्ट इनटू टीयर्स होता क्या है, पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछे हुए हैं। ब्रस्ट के बाद कौन प्रीपोजिशन आएगा ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में वर्ब दे दिए जाते हैं और खाली स्थान छोड़ दिए जाते हैं। तो ब्रस्ट इनटू होता है गाइज ब्रस्ट इनटू टीयर्स, जिसका मतलब होता है फूट फूट कर रोना। कहने का मतलब से शक कर रोना। बहुत ज़्यादा अगर कोई पर्सन रोता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये फ्रेजल वर्ब प्रयोग में आते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। भिन लता हर्ड ऑफ हिज डेथ, कहता है कि लता ने जब उसका डेथ के बारे में सुना, उनकी मृत्यु के बारे में सुना। हिज यहाँ पे बोल रहा है कोई पर्सन है जिसकी मृत्यु के बारे में लता सुनी। सी ब्रस्ट इनटू टीयर्स, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। बस आप एक बार मेरी वीडियो को एक बार बस देख लीजिए और बस आपको इसे एक नोट भी बना लेना अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप मेरे पे भरोसा तो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन इससे पूछ दिए जाएंगे। तो ब्रेक इनटू मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चोर या डकैत किसी घर में ज़बरदस्ती घुस जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग ये ब्रेक इनटू फ्रेज का प्रयोग करते हैं। और आपके एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक वर्ड दे देगा या फिर इसका दूसरा वर्ब का रूप देगा ब्रोक। ठीक है, और खाली स्थान आगे देगा। तो आपको याद रखना है कि ब्रेक के बाद इनटू प्रीपोजिशन आते हैं, तब इसका हिंदी होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। और यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ही ब्रोक इनटू माई हाउस, मतलब वह मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसा। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके जो नेक्स्ट में आपका है वर्ब, वह ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अगर आपको वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, दिखाई देगा। 360p पे कर लीजिए, दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये स्लाइड में छोटे छोटे फॉन्ट हैं, तो अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट इन समथिंग, मतलब इंटरेस्ट के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है इन, यानी आपके एग्जाम में इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा और बगल में खाली स्थान छोड़ा रहेगा और पूछेगा कि कौन से प्रीपोजिशन यूज होंगे। तो इंटरेस्ट के बाद प्रीपोजिशन इन होता है, इंटरेस्ट इन समथिंग होता है, समथिंग में रुचि होना। अब यहाँ पे कहोगे सर STH, यहाँ पे आप लिखें STH मतलब क्या होता है, तो STH का मतलब वही होता है समथिंग, समथिंग में रुचि होना। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, सी हैज़ ए ग्रेट इंटरेस्ट इन म्यूजिक, मतलब उसको ना संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि है। नेक्स्ट हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कैपेबल ऑफ, कैपेबल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, जिसका मतलब होता है सामर्थ्य होना, काबिल होना, के लायक होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा हूँ, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब, मतलब वह इस जॉब को करने में समर्थ है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है लुक एट, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी पूछा हुआ। लुक एट मतलब होता है देखना। क्लियर, याद रखिएगा, लुक के बाद प्रीपोजिशन एट आता है और कभी कभी आउट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों दे रखा हूँ। ऐसे इनटू भी आता है और फॉर भी आता है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इडियम एंड फ्रेजल वर्ब वाली सीरीज देख लीजिए, उसमें मैं डिटेल बताया हूँ। तो लुक एट का मतलब होता है देखना। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, सी इज लुकिंग एट मी, वह मुझे देख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे है लुक आउट, जब लुक के बाद आउट होता है तो होता है खोजना। तो आप कहोगे सर आपने बताया लुक के बाद एट भी, लुक के बाद आउट भी और लुक के बाद कभी फॉर भी आता है, तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। और कल वीडियो भी आएगी आपके ऑब्जेक्टिव को, तो उसमें मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इतना याद रखिए, लुक के बाद आउट आता है जिसका मतलब होता है खोजना। सी इज लुकिंग आउट हर बेबी, वह अपने बच्चे को खोज रही है। नेक्स्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ की बिजनेस करता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये फ्रेजल वर्ब प्रयोग में आते हैं। डील इन का मतलब व्यापार करना, तो और डील के बाद विथ भी आता है। ओके, तो आप सेंटेंस को पढ़ के पता लगाओगे कि यहाँ पे व्यापार करने की बात है कि निपटना या फिर चर्चा करने की बात है। डील विथ मतलब होता है निपटना या फिर चर्चा करना। ठीक है, तो आप सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चल जाएगा और कल की वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए डील इन मतलब होता है व्यापार करना। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, हिज फादर डील्स इन राइस, मतलब उसके पिताजी चावल का व्यापार करते हैं। उसके बाद है डील विथ, मतलब होता है निपटना या चर्चा करना, तो होगा सी डील्स। यहाँ पे ना मैं छोड़ दिया हूँ, लिखने में मेरी गलती हो गई है, डील के बाद एस लगा दीजिए। ठीक है, सी डील्स विथ दैट सिचुएशन, मतलब वह उस सिचुएशन को वो डील करती थी। ठीक है, मतलब निपट लेती थी। क्लियर, वो निपटती है ना, डील्स होगा तो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है वो देखिए, नेक्स्ट हमारा है फैमिलियर विथ, 13 नंबर। वहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया डील विथ तक। अब 13 नंबर देखिए, फैमिलियर विथ मतलब होता है परिचित होना। अगर किसी चीज़ से आप पहले से परिचित हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फैमिलियर विथ होता है। और ये पूछा हुआ है, फैमिलियर दिया हुआ और खाली स्थान छोड़ा हुआ था उसके आगे, तो फैमिलियर के बाद आप याद रखिएगा फैमिलियर विथ, यू आर फैमिलियर विथ द नोट्स ऑफ बीरबल, यानी आप बीरबल सर के नोट्स से परिचित हो। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्री एट समथिंग और एग्री विथ समबडी। अब यहाँ पे याद रखना कि एग्री के बाद प्रीपोजिशन एट भी सही होता है और एग्री के बाद प्रीपोजिशन विथ भी सही होता है, लेकिन कब एट होगा और कब विथ होगा याद रखिए। एग्री के बाद एट तब भी होगा जब आगे कोई समथिंग होगा, समथिंग मतलब कोई निर्जीव चीज़ होगा, तभी हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। और विद का प्रयोग तब करेंगे जब आगे कोई समबडी होगा, मतलब कोई सजीव चीज़ होगा। ठीक है, और दोनों का मतलब होता है से सहमत होना। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। कह रहा आई एम एग्री एट योर वर्क, मतलब कहता है कि मैं तुम्हारे काम से सहमत हूँ। तो काम यहाँ पे क्या है, समथिंग न है, तो यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है आई एम एग्री विद यू, मतलब मैं तुमसे सहमत हूँ। तो यहाँ पे यू क्या है, कोई सजीव वस्तु है, तो इसके लिए हम लोग एग्री के बाद प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कट इनटू। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार पूछा हुआ है। कट के बाद प्रीपोजिशन इनटू आता है, जिसका मतलब होता है टुकड़ों में बांटना। कट इनटू दिस एप्पल, मतलब इस एप्पल को टुकड़ों में काट दो। कल मैं इसकी ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से इसका स्पेशल मैं ऑब्जेक्टिव कल लेकर आऊँगा। क्लियर, पूरा क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो चलिए लास्ट स्लाइड देखिए। डाई के बाद डाइड ऑफ डिजीज होता है और डाइड फ्रॉम कोई चीज़ से कमी रहता है तो हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई बीमारी होता है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डाई के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब आगे किसी बीमारी की चर्चा होती है, और फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं जब आगे कोई चीज़ की कमी होती है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा हूँ, एग्जामिनर ऐसे ही करेगा आपके एग्जाम में। सी डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पे डाइड के बाद खाली स्थान देगा ऑफ की जगह पे और आगे लिख देगा कैंसर और 4 ऑप्शन देंगे और पूछेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो आपको पता है कैंसर एक बीमारी का नाम है, तो मैंने क्या बताया है कि बीमारी का नाम होगा तब आप प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। ठीक है, डाइड ऑफ कैंसर मतलब वह कैंसर से मरी। और अगर ऐसा कुछ होता है, हर मदर डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, मतलब उसकी माना खून की कमी से मरी। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चीज़ की कमी से कोई पर्सन मरता है तो डाइड फ्रॉम होता है, और अगर कोई बीमारी का नाम होता है तो डाइड ऑफ होता है। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं, गेट ओवर। गेट ओवर मतलब होता है
परेशानी से छुटकारा पाना। देखिए, अगर कोई पर्सन की बहुत ज़्यादा परेशानियां आई हुई है और उसे कोई बीमारी हुआ है, तो अगर उस चीज़ से वो छुटकारा पा लेता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है या फिर परेशानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तब हम ये फ्रेज का यूज करते हैं। तो जब आप सेंटेंस देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये फ्रेजल वर्ब लगेंगे। आपका एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा सी गॉट और यहाँ पे ओवर के जगह पे खाली स्थान देगा, ठीक है, और आगे में लिख देगा हर इलनेस और 4 ऑप्शन देगा। तो आपको मैं बता दूं, गेट ओवर आपको याद रखना है। गेट ओवर मतलब होता है परेशानी से छुटकारा पाना, और ये गेट का ही दूसरा रूप है गॉट। सी गॉट ओवर हर इलनेस मतलब वह अपनी परेशानियों से छुटकारा पा ली या फिर उसे छुटकारा मिल गया। 18 नंबर देखिएगा, ट्रेवल्ड के बाद होता है ऑन साइकिल और फुट। कहने का मेरा मतलब है, अगर कोई व्यक्ति साइकिल से या फिर पैदल जाता है तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑन का प्रयोग। अगर मैं कहूँगा कि वह साइकिल से पटना जाता है कुछ भी, तो वहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँगा वह पैदल स्कूल जाता है तो ऑन फुट होगा। कहने का मतलब कि अगर साइकिल से कोई व्यक्ति यात्रा करता है या फिर पैदल करता है तो ऑन साइकिल या ऑन फुट होगा। अगर कार बस ट्रेन से करता है तो बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन और या बाई प्लेन होगा। क्लियर। और लास्ट जो है यूज ऑफ फॉर एंड सिंस, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। फॉर और सिंस के लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बना रखा हूं जो इस चैनल पे अपलोडेड है और बहुत अच्छे से समझाया हूं। फॉर और सिंस के प्रयोग में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के लिए। तो आप अभी क्या करिएगा, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में ऊपर जाइए और सर्च करिए यूज ऑफ फॉर एंड सिंस बाई बीरबल प्रसाद सर। तो वहाँ पे जो वीडियो मिलेगी 4-5-6 मिनट की वीडियो मिलेगी। फॉर और सिंस की बेहतर बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया गया है। आप बहुत आसान से फॉर और सिंस के प्रयोग को उस वीडियो से समझ सकते हैं। तो गाइज आज तक इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।